हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो से हम एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन देख रहे थे, यानी मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। पहले हमने देखा मेनली एमपी के भौगोलिक विभाजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट तो ये था मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और थर्ड था ईस्टर्न पठारिया बघेलखंड का पठार। फिर हमने देखा जो सेंट्रल हाईलैंड्स था यानी मध्य उच्च प्रदेश, उसको भी 5 भाग में बांट दिया। तो 5 भाग ये हो गए, छठवां सतपुड़ा मैकाल हो गया, 7वां बघेलखंड हो गया। तो इस तरह से एमपी को टोटल 7 भौगोलिक विभाजन हैं। वो उनका ऑर्डर इस तरह से था। सबसे बड़ा था मालवा का प्लेटू, और ये मैप से याद करना बड़ा इजी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर ये था, सबसे बड़ा मालवा प्लेटू, फिर सेकंड नर्मदा सोन वैली, फिर थर्ड सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट लाइन में ऊपर जाएंगे तो फोर्थ मध्य भारत का पठार, फिफ्थ रीवा पन्ना का पठार, और सिक्स्थ एंड सेवन्थ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड है। तो पिछले वीडियो में हमने मालवा पठार कर लिया था क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 28.6% शेयर करता है। इसकी लगभग हर चीज़ देख ली थी मालवा के पठार की। आज हमें नर्मदा सोन वैली करना है। इसी मैप से हम एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया ले लेते हैं। ये नर्मदा सोन वैली है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नर्मदा वैली है और यहाँ एक पतली सी लेयर निकलती है। अगर इस पूरे को बोलते हैं नर्मदा सोन वैली, क्योंकि सोन की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ तक आएगा। ओके, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल सीरीज जाती है यहाँ, दमोह तक जाती है, दमोह से। फिर दमोह में थोड़ा सा प्लेटू बन के रह जाता है, इसलिए इसको दमोह का प्लेटू बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भांडेर श्रेणियाँ जाती हैं और यहाँ पे कैमूर श्रेणियाँ जाती हैं, 2 नाम हैं। और नर्मदा वैली के नीचे सतपुड़ा सीरीज जाती है। ओके, सतपुड़ा सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। जो ये विंध्याचल पर्वत है, ये पूरे भारत को बीच में से डिवाइड करता है। ये विंध्याचल सीरीज बिल्कुल बीच में है भारत के। तो फ्रेंड्स, नर्मदा सोन वैली 86,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जो लगभग 26% है। थर्ड पॉइंट यहाँ से याद करेंगे, एमपी का हर भौगोलिक विभाजन लगभग 500 मीटर हाइट पर है। इसकी एवरेज हाइट 500 मीटर है, लेकिन नर्मदा सोन वैली की एवरेज हाइट 300 मीटर है, यानी ये काफ़ी नीचा है। और सबसे ऊंचा है बघेलखंड का पठार, जो 1000 मीटर के आसपास होगा। तो सबसे ऊंचा और सबसे नीचा याद रखना है, बाकी सब तो नॉर्मल 500 मीटर की हाइट पर है। फ्रेंड्स, ये जो नर्मदा घाटी की रिफ्ट वैली बनी है, रिफ्ट वैली का मतलब होता है मट्टी यहाँ से खिंची चली गई और गड्ढा होता चला गया फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली को हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो नर्मदा एक रिफ्ट वैली प्रदेश है। यहाँ आपको द ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये अफ्रीका में है, जो मिडिल ईस्ट से लेके मोजाम्बिक तक फैली हुई है। 5वां पॉइंट है फ्रेंड, आपको जायद फसल के बारे में पता होगा, जिसको नकदी फसल बोलते हैं। एक बात इनके बारे में पता है, ये नदी के आसपास होती है। जब गर्मियों के दिनों में नदी थोड़ी सूख जाती है तो वहाँ जो जगह बचती है, ये नदी सूख के छोटी हो गई तो ये जो जगह बची है यहाँ पर खेती होती है, जिसमें खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जायद फसल या नकदी फसल सबसे ज़्यादा आप आइडिया भी लगा सकते थे नर्मदा सोन वैली क्षेत्र में ही होगी, क्योंकि नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। वो नदी थोड़ी सूखेगी तो जगह ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा यहीं होगी। इसीलिए इस नर्मदा सोन वैली को राज्य की अन्न पेटी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी सॉइल ब्लैक सॉइल है। जब आप ये वाला मैप देखेंगे सॉइल वाला, तो आपको पता चलेगा ये जो नर्मदा नदी जाती है, इसके जस्ट बगल में बिल्कुल डार्क ब्लैक सॉइल रहती है। दूर जाते जाते ब्लैक सॉइल मीडियम सॉइल हो जाती है, लेकिन इसके बगल में बिल्कुल डार्क ब्लैक सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये मैप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे रेड येलो सॉइल रहती है, यहाँ पे थोड़ी एलुवियल सॉइल रहती है, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन नर्मदा के आसपास सारी ब्लैक सॉइल रहती है। तो नर्मदा सोन वैली में ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल ही हमने मालवा प्लेटू में देखा था, क्योंकि मालवा प्लेटू लावा की चट्टानों से बना था, और जब ये लावा टूटा तो ब्लैक सॉइल बना था। और नर्मदा सोन वैली में भी ब्लैक सॉइल है। फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे मैप में देखा था, ये पूरा रीजन नर्मदा वैली है, और यहाँ एक पतला सा रीजन है, इसको सोन वैली बोलते हैं। इस पूरे को नर्मदा सोन वैली बोलते हैं। लेकिन इस रीजन और इस रीजन में थोड़ा सा अंतर है, 2 अंतर हैं, हम यहीं देख लेते हैं। नर्मदा वैली की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू सोन वैली। सोन वैली काफ़ी सक्रिय है, और ये मैप में भी दिख रहा था, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ बिल्कुल कम है। ओके, नर्मदा वैली में 25% वन है और सोन वैली में 40 से 50% वन है। फ्रेंड, नर्मदा वैली में आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे जब हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहता है, यहाँ पे चौड़ाई इसकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक नर्मदा सोन वैली यहाँ कम चौड़ी होती जा रही है, यहाँ ज़्यादा चौड़ी है। तो नर्मदा वैली वेस्ट की साइड ज़्यादा चौड़ी है और धीरे धीरे ये पतली होती जा रही है।
सतपुड़ा में उल्टा होगा। ये मैप हमें माइंड में रहता है, इसलिए हम बड़ी इजीली टिक कर सकते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इस साइड चौड़ी होती है और नर्मदा सोन वैली इस साइड पतली होती है। अब नर्मदा सोन वैली में कौन कौन से जिले आते हैं ये हम इसी मैप में देख लेते हैं। इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। यहाँ से नर्मदा नदी अलीराजपुर से जाती है तो अलीराजपुर हो गया, नीचे बड़वानी हो गया यहाँ पे, और फिर खरगोन, खंडवा, और यहाँ पे धार। बुरहानपुर नहीं लेंगे क्योंकि बुरहानपुर काफ़ी नीचे है, ये पूरा का पूरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद होशंगाबाद तो नर्मदा सोन वैली में आना ही है, होशंगाबाद और हरदा, और इधर नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी। फिर यहाँ ये शहडोल है। शहडोल वैसे नर्मदा वैली में तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोन वैली में आता है, इसलिए शहडोल। उमरिया, इधर से थोड़ा सा डिंडोरी और मंडला और अनूपपुर, और सोन वैली यहाँ तक जाती है तो सीधी भी। क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग यही आता है, नर्मदा सोन वैली में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता और सीधी ऑप्शन में होता है। हम नर्मदा वैली सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं और सीधी को ऑप्शन टिक करना भूल जाते, तो ये ध्यान रखना, सोन वैली मतलब यहाँ तक की बात हो रही है। अब इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये एमपी के लगभग पूरे रास्ते में चला गया। एमपी का 74.9 से 82.48 हमें याद है, तो ये नर्मदा सोन वैली लगभग 74.9 से 82 तक मान लो आप। और इसकी मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसून पर डिपेंड करती है इसकी जलवायु। और इसमें बारिश 70 से 140 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश का एक पॉइंट आप देख लो, जैसे ये एमपी का मैप है, एमपी के मैप में आप ये देखो, यहाँ इस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है और इस साइड 140 एवरेज रेनफॉल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये इंडिया मान लो आप, थोड़ा सा इंडिया, जब बादल बन के इस साइड से आते हैं, अपने रेनी सीजन में बादल बन के इस साइड से आते हैं तो उन्हीं बादल से सब जगह बारिश होती है। लेकिन बालाघाट जैसे क्षेत्र में इस साइड से जो बादल आते हैं वो ईस्टर्न हिमालय से टकरा के बालाघाट और एमपी के ईस्टर्न साइड जाते हैं, और इस साइड वाले अरेबियन सी वाले बादल भी एमपी के इस साइड आते हैं, तो इस साइड डबल बादल आ गए, इसलिए इस साइड सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो यहाँ से यहाँ तक फैले हैं पठार, उनका एवरेज रेनफॉल हमेशा रेंज में ही होता है। जैसे नर्मदा सोन वैली पूरा ईस्ट टू वेस्ट है, तो इसका 70 से 140 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होगा। मालवा का पठार भी बहुत पहला है, तो इसका भी 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास का रेनफॉल होता है। मध्य भारत का पठार सबसे कम रेनफॉल है क्योंकि ये सबसे वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड नहीं गया है, तो भिंड क्षेत्र यहीं आएगा, 55 सेंटीमीटर बारिश सबसे कम। जो हम मध्य भारत का पठार नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, तब देख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो 11% लगभग 34,000 किलोमीटर स्क्वायर है। थैंक यू फ्रेंड्स।